आम, आज हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं उसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे सिर्फ कुछ पन्नों की उबाऊ वित्तीय रिपोर्ट नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे पास 30 जनवरी 2026 को हुई एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तीसरी तिमाही यानी Q3 और 9 महीने की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है। और इसके साथ ही कुछ रिसर्च नोट्स भी हैं। तो हमारा मकसद आज केवल बैलेंस शीट के आंकड़े पढ़ना नहीं है। सही कहा। हम असल में ये समझना चाहते हैं कि कैसे कच्चे माल की कीमतें दुनिया भर की बदलती कूटनीति और एक कंपनी के बोर्डरूम में बनने वाली रणनीतियां जमीन पर असल व्यापार को कैसे बदल कर रख देती हैं। बिल्कुल यही हमारा मुख्य फोकस रहेगा। और शुरुआत करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं दिलचस्प सवाल है। क्या ये संभव है कि किसी कंपनी की कुल बिक्री मतलब रेवेन्यू घट जाए लेकिन उसका मुनाफा 91% तक बढ़ जाए? सुनने में तो ये किसी जादू या अकाउंटिंग की हेराफेरी जैसा लगता है। वही तो। लेकिन असल में यह अर्थशास्त्र और एक बेहतरीन मैनेजमेंट का बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस बात को ऐसे समझें कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आंकड़ों के पीछे की एक बहुत ही ठोस और सोची समझी रणनीति है। जब हम किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देखते हैं, तो अक्सर सबसे पहले हमारी नज़र टॉप लाइन या कुल कमाई पर जाती है। एक आम धारणा है कि अगर रेवेन्यू गिर रहा है तो कंपनी पक्का घाटे में जा रही होगी या उसका बिजनेस सिकुड़ रहा होगा। हाँ, लेकिन एप्कोटेक्स के इस मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। इस अर्निंग्स कॉल से जो तस्वीर सामने आती है वो ये दिखाती है कि कैसे एक कंपनी बाहरी चुनौतियों और कच्चे माल की कीमतों में हो रही उथल-पुथल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती है। देखिए, व्यापार में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि कंपनी कितना माल बेच रही है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि उसे बनाने में कितना खर्च हो रहा है और बाजार में कीमत कैसे तय की जा रही है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम अपने विश्लेषण के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम आंकड़े बनाम असलियत, मुनाफे का गणित कह सकते हैं। ये नाम बिल्कुल सही रहेगा। मैंने जब इस तीसरी तिमाही के डेटा पॉइंट्स को देखा तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आया। Q3 में कंपनी का कुल वॉल्यूम 10% बढ़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों से सामान तो ज्यादा बनाकर बेचा है। हाँ, लेकिन उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 7% गिरकर 332 करोड़ रुपए रह गया है। अब अगर कोई कंपनी 10% ज्यादा माल बेच रही है तो उसकी कमाई 7% कम कैसे हो सकती है? ये गणित कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहीं पर कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल का अर्थशास्त्र काम आता है। एप्कोटेक्स जो उत्पाद बनाती है, जैसे कि सिंथेटिक रबर या लेटेक्स, जी। उनके लिए मुख्य तौर पर स्टाइरीन और एक्रिलोनाइट्राइल जैसे पेट्रोकेमिकल कच्चे माल का इस्तेमाल होता है। ये सीधे कच्चे तेल की कीमतों और ग्लोबल सप्लाई से जुड़े होते हैं। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ बदलाव हुआ? बिल्कुल। इस तिमाही की शुरुआत में इन कच्चे मालों की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी गिरावट आई। अब नियम ये है कि जब कच्चा माल सस्ता होता है तो बाजार में जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी अपने उत्पादों के दाम कम कर देते हैं। कड़ा कंपटीशन है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ, और इसी कड़े कंपटीशन के कारण एप्कोटेक्स को भी अपने तैयार माल यानी फिनिश्ड गुड्स की कीमतें कम करनी पड़ी। यही वजह है कि उन्होंने ग्राहकों को वॉल्यूम तो 10% ज्यादा बेचा, लेकिन प्रति यूनिट कीमत कम होने के कारण कुल रेवेन्यू 7% नीचे आ गया। रुको, ये सुनने में तो एकदम लॉजिकल लगता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल दुनिया में ये इतना आसान है? क्या मतलब? मतलब अगर मैं उनका एक बड़ा ग्राहक हूं, मान लीजिए कोई टायर या मेडिकल ग्लव्स बनाने वाली कंपनी, और मुझे पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के दाम बुरी तरह गिर गए हैं, तो क्या मैं भारी डिस्काउंट के लिए दबाव नहीं डालूंगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और अगर एप्कोटेक्स ने दाम कम किए भी, तो फिर उनका मुनाफा 91% कैसे उछल गया? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पेच है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो असली खेल प्राइसिंग पावर का है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को कच्चे माल के सस्ते होने का पूरा फायदा नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने कीमतें कम जरूर की, लेकिन उतनी नहीं जितनी कच्चे माल की कीमत गिरी थी। इसे ऐसे समझिए कि अगर कच्चा माल 20 रुपए सस्ता हुआ तो कंपनी ने अपने फाइनल प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ 10 रुपए कम की। और बाकी के 10 रुपए उन्होंने अपने मार्जिन के रूप में बचा लिए। एकदम सही। और वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वे अपने ग्राहकों को सिर्फ एक आम कमोडिटी नहीं बेच रहे हैं, बल्कि एक कस्टमाइज्ड केमिकल फॉर्मुलेशन बेच रहे हैं। ये बहुत अहम बात है। हाँ, क्योंकि अगर कोई ग्राहक सिर्फ 2% डिस्काउंट के लिए किसी नए और सस्ते सप्लायर के पास जाता है
तो हो सकता है कि उसकी पूरी फैक्ट्री का माल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाए। इसी भरोसे और क्वालिटी के कारण एप्कोटेक्स अपनी कीमतें बनाए रखने में सफल रही। ये एक बहुत ही शानदार इंसाइट है। यानी अपने ग्राहकों के लिए अपरिहार्य बन जाना ही असली प्राइसिंग पावर है, और इसी का नतीजा हमें उनके मार्जिन्स में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू गिरने के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा 61% बढ़कर 44 करोड़ रुपए हो गया है, और उनका एबिटा मार्जिन 13.12% तक पहुंच गया है। जो लोग वित्तीय भाषा से ज्यादा परिचित नहीं हैं, उनके लिए स्पष्ट कर दूं कि एबिटा का मतलब है कंपनी की वो कमाई जो टैक्स, ब्याज और मशीनों की घिसाई चुकाने से पहले होती है। ये कंपनी के मुख्य बिजनेस की सेहत दिखाता है। और इसके बाद टैक्स वगैरह चुकाने के बाद जो नेट मुनाफा बचता है, जिसे हम पैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, वो तो 91% उछलकर 22 करोड़ रुपए हो गया है। ये आंकड़ा इस बात का सीधा प्रमाण है कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बहुत ही खूबी से संभाला है। जब मार्जिन बचाने की कला हो तो वॉल्यूम बढ़ने का फायदा सीधा नेट प्रॉफिट में दिखता है। और अगर हम सिर्फ इस एक तिमाही से बाहर निकलकर पूरे 9 महीने के रिकॉर्ड को देखें तो ये रणनीति और भी स्पष्ट हो जाती है। इन 9 महीनों में कंपनी ने अपना अब तक का सबसे ज्यादा सेल्स वॉल्यूम दर्ज किया है, जो 15% ऊपर है। और मुझे जो आंकड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो है उनके एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 21% की बढ़ोतरी। ये सच में काबिले तारीफ है। आज के समय में जब यूरोप और अमेरिका के बाजारों में मंदी की आहट है और हर तरफ अनिश्चितता है, ऐसे माहौल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेल्स को 21% बढ़ाना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ भारतीय बाजार पर निर्भर नहीं है। खास वॉल्यूम से होता है तो इसका मतलब है कि असल में नए ग्राहक जुड़ रहे हैं, नए बाजारों में पैठ बन रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो हम दुनिया भर की कूटनीति और राजनीति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। चलिए हमारे दूसरे भाग पर चलते हैं, जिसे हमने नाम दिया है वैश्विक राजनीति का फैक्ट्री पर असर। आज की दुनिया इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि एक देश के राष्ट्रपति का एक हस्ताक्षर हजारों किलोमीटर दूर भारत में चल रही किसी फैक्ट्री की मशीनों की रफ्तार तय कर सकता है। ये वैश्वीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस कॉल में अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर का एक ऐसा पहलू सामने आया है जिस पर शायद ही किसी की नजर जाती हो। ये बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है। इस अर्निंग्स कॉल में बताया गया कि जनवरी 2026 से अमेरिका ने चीन से आने वाले मेडिकल ग्लव्स पर 100% ड्यूटी यानी टैरिफ लगा दिया है। 100% टैरिफ मतलब कीमतें दुगनी हो गई। हाँ, अमेरिका और चीन के बीच जो कूटनीतिक और व्यापारिक तनाव चल रहा है, ये उसी का एक सीधा परिणाम है। अब वॉशिंगटन में बनी इस नीति का असर भारत की इस कंपनी पर कैसे पड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही आम जिंदगी का उदाहरण देना चाहूंगा। बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े बाजार में दो सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स की आपस में भयंकर लड़ाई हो जाए और उन दोनों के झगड़े का सीधा फायदा गली के नुक्कड़ वाले समोसे वाले को हो जाए। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। यहाँ अमेरिका और चीन आपस में लड़ रहे हैं। अमेरिका ने चीन के ग्लव्स महंगे कर दिए हैं, तो अब वो ग्लव्स खरीदेगा कहाँ से? एकदम सटीक। चूंकि अमेरिका को अब भी अस्पतालों के लिए करोड़ों ग्लव्स चाहिए, तो वे चीन की बजाय साउथ ईस्ट एशिया के देशों जैसे मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और यहाँ तक कि साउथ एशिया के देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इन देशों की कंपनियों को फायदा हो रहा है। बिल्कुल। इन कंपनियों को अचानक से अमेरिका से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे हैं और यहीं पर एप्कोटेक्स की एंट्री होती है। अच्छा, वो कैसे? एप्कोटेक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है नाइट्राइल लेटेक्स, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इन्हीं मेडिकल और इंडस्ट्रियल ग्लव्स को बनाने में होता है। चूंकि एप्कोटेक्स इन एशियाई देशों की कंपनियों को अपना कच्चा माल सप्लाई करती है, इसलिए उनके इस नाइट्राइल लेटेक्स सेगमेंट की मांग में अचानक बहुत बड़ा उछाल आ गया है। क्या बात है! इस समय ये सेगमेंट 70 से 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रहा है। यानी अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी ने अनजाने में भारत से होने वाले इस एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, भू राजनीति दो-धारी तलवार की तरह होती है। इस अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में इस उथल पुथल का एक नुकसान वाला पहलू भी विस्तार से बताया गया है। सब कुछ इतने अच्छा नहीं चल रहा है ना? यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। दुनिया भर के बाजार एक धागे से बंधे हैं। जहां एक तरफ ग्लव्स के बाजार में बूम आया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ की इसी अनिश्चितता के कारण एप्कोटेक्स के अन्य सेगमेंट्स को नुकसान भी उठाना पड़ा है। कौन से सेगमेंट्स?
विशेष रूप से मध्य पूर्व और भारत में कारपेट और टेक्सटाइल के जो उनके ग्राहक हैं वो काफी दबाव में है। ऐसा क्यों? कारपेट और टेक्सटाइल का अमेरिका के इन टैरिफ से क्या लेना देना है? क्योंकि भारत और मध्य पूर्व की टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्री भी अपना बहुत सारा तैयार माल अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। अमेरिका में जो नई नीतियां बन रही हैं उनमें इस बात को लेकर बहुत अनिश्चितता है कि किन देशों के कपड़ों या कारपेट्स पर आगे चलकर भारी टैरिफ लग सकता है। तो एक डर का माहौल है। हाँ, इस डर और नीतियों में अस्पष्टता न होने के कारण अमेरिकी खरीदारों ने अपने ऑर्डर्स रोक दिए हैं या कम कर दिए हैं। इसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। समझ गया। जब कारपेट बनाने वालों को ही ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो वे एप्कोटेक्स से वो केमिकल या रबर क्यों खरीदेंगे जो कारपेट के पीछे लगाया जाता है? बिल्कुल, इसी वजह से इस तिमाही में कंपनी को अपने कारपेट और टेक्सटाइल सेगमेंट्स में थोड़ी गिरावट या कहें डीग्रोथ का सामना करना पड़ा है। ये सच में एक आंखें खोलने वाला पहलू है। एक ही भू राजनीतिक फैसले से एक व्यापारिक सेगमेंट आसमान छूने लगता है और दूसरा अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करने लगता है। इसीलिए कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को बहुत डाइवर्सिफाइड रखती हैं, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई की जा सके। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हुए हम अपने तीसरे भाग पर आते हैं, जिसका नाम है एकाधिकार, सरकारी नीतियां और एनबीआर की कहानी। भारत के अंदर रबर मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति को समझना यहाँ बहुत रोचक है। जी। इससे एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है। जब कोई कंपनी किसी देश में कोई बेहद ज़रूरी औद्योगिक सामग्री बनाने वाली इकलौती कंपनी हो तो उसे किन स्थानीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये सवाल इस कॉल के संदर्भ में बहुत फिट बैठता है। कॉल के मुताबिक एप्कोटेक्स भारत में एनबीआर यानी नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर बनाने वाली इकलौती कंपनी है। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि ये एनबीआर कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीधे बाजार में बिकती हुई दिखेगी, लेकिन ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। सही कहा। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, ट्रैक्टर के बेल्ट्स में, कृषि उपकरणों में और फैक्ट्रियों के बड़े बड़े पाइप्स या होजेज में बड़े पैमाने पर होता है। ये तेल और केमिकल से खराब नहीं होता, इसलिए उद्योगों के लिए ये एक जीवन रेखा की तरह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त कंपनी का ये एनबीआर प्लांट अपनी 100% क्षमता पर चल रहा है। 100% क्षमता पर चलना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में इस रबर की भारी मांग है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी अड़चन है और वो है सरकारी नीतियों की गति। इस अर्निंग्स कॉल में एक शब्द का बार बार जिक्र हुआ है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। हाँ, मैंने भी ट्रांसक्रिप्ट में इस पर ध्यान दिया, लेकिन अगर ये भारत में इकलौती निर्माता हैं तो इन्हें एंटी डंपिंग ड्यूटी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये पहले से ही बाजार पर राज नहीं कर रहे हैं? इसे इस तरह से देखिए, जब आप किसी देश में कोई चीज अकेले बनाते हैं तो विदेशी कंपनियों जैसे कि कोरिया या रूस के निर्माताओं को लगता है कि अगर वे इस स्थानीय कंपनी को खत्म कर दें तो वो पूरे भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगे। अच्छा, तो वो एक प्राइस वॉर शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, वे अपने देशों से बहुत ही सस्ते दामों पर, कई बार अपनी लागत से भी कम कीमत पर इस रबर को भारत में बेचना शुरू कर देते हैं। इसे ही डंपिंग कहते हैं। और एप्कोटेक्स ने इसी के खिलाफ सरकार से गुहार लगाई थी कि इस विदेशी डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। और इसमें एक संस्था का जिक्र आता है, डीजीटीआर। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज भारत सरकार की वो संस्था है जो एक रेफरी की तरह काम करती है। ये देखती है कि कोई विदेशी देश भारत के व्यापारिक नियमों का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार डीजीटीआर ने पूरी और लंबी जांच के बाद ये मान लिया था कि हाँ, डंपिंग हो रही है और उन्होंने सरकार से ड्यूटी लगाने की सिफारिश भी कर दी थी। लेकिन पेच यह है कि वित्त मंत्रालय ने दिसंबर 2025 की समय सीमा बीत जाने के बाद भी अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर नोटिफाई नहीं किया है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक बहुत बड़ी और कड़वी जमीनी हकीकत है। कई बार बाजार की प्रतिस्पर्धा या कच्चे माल की कमी से ज्यादा सरकारी फाइलों की धीमी गति से जूझना पड़ता है। ये तो बहुत निराशाजनक स्थिति हो सकती है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि सरकार ने देरी की। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का रवैया इसके प्रति कैसा रहा। जब सरकार ने ऐन मौके पर हाथ खींच लिए या देरी कर दी तो क्या कंपनी मैनेजमेंट ने घबराकर अपने सारे एक्सपेंशन प्लान रोक दिए? क्योंकि अमूमन कंपनियां ऐसी स्थिति में बहाने बनाने लगती हैं। नहीं, उन्होंने हाथ पर हाथ भरे बैठने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट और इनोवेटिव कदम उठाया। उन्होंने अपने विस्तार की योजना को पूरी तरह से री इंजीनियर कर दिया। री इंजीनियर कर दिया?
वो कैसे? शुरुआत में इस नए एक्सपेंशन के लिए उनका कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय 200 से 250 करोड़ रुपए के बीच तय किया गया था। लेकिन सरकारी अनिश्चितता को देखते हुए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर इस डिजाइन को इस तरह से बदला कि अब वही क्षमता बढ़ाने का काम केवल 130 से 140 करोड़ रुपए में पूरा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लागत को लगभग आधा कर देना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए उन्होंने शायद अपनी मौजूदा जमीन या बुनियादी ढांचे का बेहतर इस्तेमाल करने का फैसला किया होगा, बजाय इसके कि एक पूरी तरह से नई और अलग फैक्ट्री खड़ी की जाए। एकदम सही। यही एक कुशल मैनेजमेंट की असली पहचान है, कम खर्च में ज्यादा आउटपुट निकालना। इस नए प्लान के जरिए उन्हें उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 27 के अंत तक इससे उनके टॉप लाइन यानी कुल रेवेन्यू में 550 से 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इजाफा होगा। ये कदम बिना सरकारी ड्यूटी के भी अपने ROCE को मजबूत रखने की एक बेहतरीन रणनीति है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए एक बेकरी खोलने में 100 रुपए लगाए गए हैं और साल के अंत में उस 100 रुपए पर 15 रुपए का मुनाफा होता है, तो ROCE 15% हुआ। बिल्कुल। एप्कोटेक्स ने अपना खर्च कम करके ये सुनिश्चित किया है कि वो जो भी पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं उस पर उनका रिटर्न बहुत मजबूत रहे, चाहे बाहर से विदेशी माल कितना भी सस्ता क्यों ना आ रहा हो। और अगर हम उनके बिजनेस के अन्य हिस्सों पर नजर डालें तो वहां भी काफी रणनीतिक हलचल है। कॉल में ये भी बताया गया कि पेपर इंडस्ट्री, जो उनके केमिकल्स का एक बड़ा खरीदार है, वहां मार्जिन सुधरा है। हाँ, क्योंकि पिछले कुछ समय में बाजार में जो अतिरिक्त कैपेसिटी आ गई थी वो अब धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गई है। और उनका जो कंस्ट्रक्शन केमिकल सेगमेंट है, जिसे एप्कोबिल्ड कहा जाता है, उसके बारे में क्या? मैंने पढ़ा कि वहां बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन केमिकल में भयंकर कंपटीशन है, लेकिन कंपनी वहां एक अलग रास्ता अपना रही है जिसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन? ऐसे अगर हम उसी बेकरी वाले उदाहरण से समझें तो उसका मतलब हुआ कि बेकरी वाला बाहर से महंगा आटा खरीदने के बजाय खुद ही गेहूं पीसने की चक्की लगा ले ताकि उसका कच्चा माल सस्ता हो जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। एप्कोटेक्स यही कर रहा है। वे अपने कंस्ट्रक्शन केमिकल्स को बनाने के लिए जो बेस मटेरियल चाहिए उसे बाहर से खरीदने के बजाय अपने ही प्लांट में प्रोसेस कर रहे हैं। इससे उनकी लागत कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि उस कड़े कंपटीशन और प्राइस वॉर के बीच भी वे अपना मुनाफा सुरक्षित निकाल लेते हैं। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट हर सेगमेंट के लिए एक ही अप्रोच नहीं रख रहा है, बल्कि हर बाजार की चुनौती के हिसाब से कस्टमाइज्ड रणनीति बना रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हम अपनी इस विस्तृत चर्चा के चौथे और आखिरी भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर जब हम किसी व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि बिक्री कितनी बड़ी या नया प्लांट कहाँ लगा। लेकिन एक सफल बिजनेस लंबे समय तक केवल ज्यादा सामान बेचने से नहीं टिकता, बल्कि वो इस बात से टिकता है कि कर्ज को कैसे संभाला जा रहा है और कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जा रहा है। ये हिस्सा किसी भी निवेशक या बिजनेस एनालिस्ट के लिए सबसे अहम है। बैलेंस शीट की मजबूती किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है। एप्कोटेक्स ने इस मोर्चे पर जो अनुशासन दिखाया है वो काबिले तारीफ है। अब हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे उन्होंने अपना मुनाफा 91% तक बढ़ाया। अब उस शानदार मुनाफे और वर्किंग कैपिटल के बेहतरीन प्रबंधन का इस्तेमाल करके कंपनी ने इन 9 महीनों में अपना कर्ज घटाकर मात्र 94 करोड़ रुपए कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में ये कंपनी नेट कैश पॉजिटिव है। इसका सीधा मतलब है कि उनके पास बैंक में इतना कैश पड़ा है कि अगर वे चाहें तो अपना पूरा कर्ज आज ही चुका सकते हैं। इसका असर उनके ब्याज के खर्च यानी फाइनेंस कॉस्ट पर भी पड़ा है, जो कि काफी कम हो गया है। जब कोई कंपनी कर्ज के भारी बोझ से मुक्त होती है तो मैनेजमेंट का पूरा ध्यान सिर्फ लोन की किस्तें चुकाने पर नहीं होता, बल्कि वे लंबी अवधि के विकास और नए प्रोजेक्ट्स में खुलकर निवेश कर सकते हैं। और इस मजबूत वित्तीय अनुशासन का सीधा फायदा शेयरधारकों तक भी पहुंच रहा है। कंपनी के बोर्ड ने ₹2.50 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश यानी डिविडेंड घोषित किया है। इसके साथ ही ट्रांसक्रिप्ट में एक और बहुत ही दिलचस्प अकाउंटिंग का कदम सामने आया है। कंपनी ने सरकार के नए वेज कोड यानी वेतन से जुड़े नए नियमों के लागू होने की संभावना को देखते हुए 4.8 करोड़ रुपए का वन टाइम प्रोविजन पहले से ही सुरक्षित कर लिया है।
ये सच में एक बहुत ही रूढ़िवादी और सुरक्षित दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि वे किसी भी अचानक आने वाले सरकारी नियम या खर्च से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी बैलेंस शीट में उसके लिए पैसा अलग रख दिया है। ये मार्केट को एक बहुत बड़ा भरोसा दिलाता है कि मैनेजमेंट हवा में तीर नहीं चला रहा है। बिल्कुल। और वे सिर्फ पैसे बचाकर तिजोरी में नहीं रख रहे हैं, कंपनी भविष्य और इनोवेशन में भी निवेश कर रही हैं। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए गुजरात में 3.5 करोड़ रुपए का विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा में निवेश किया है। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये निवेश कुछ तिमाहियों पहले घोषित हुआ था। 3.5 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लग सकती, लेकिन ये इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। ये कदम न केवल पर्यावरण के लिहाज से अच्छा है, बल्कि अगले साल से ये उनकी बिजली की लागत को भी कम करेगा। और मुझे लगता है कि इन सभी छोटी छोटी लेकिन अहम रणनीतियों का ही नतीजा है कि कंपनी को CII द्वारा भारत की टॉप 100 सबसे इनोवेटिव कंपनियों का अवार्ड की मिला है। ये अवार्ड कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि कंपनी न केवल आज के मार्जिन्स और मुनाफे पर ध्यान दे रही है, बल्कि कल की तकनीक, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों को सहने के लिए खुद को तैयार कर रही है। तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण को हम समेटते हैं। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज की ये अर्निंग्स कॉल सिर्फ कुछ वित्तीय आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं है। ये हमें एक बहुत ही वास्तविक और गहरी तस्वीर दिखाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, डॉलर और रुपए का उतार चढ़ाव और वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक बनने वाली नीतियां एक भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हर तिमाही में नई चुनौतियों और नए मौकों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। इस कंपनी ने हमें दिखाया है कि अगर प्राइसिंग पावर है और रणनीति सही है, तो रेवेन्यू गिरने के बावजूद 91% मुनाफे की छलांग लगाई जा सकती है। और साथ ही ये भी कि जब सरकार से उम्मीद के मुताबिक नीतिगत समर्थन जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी न मिले, तो किस तरह से अपनी योजनाओं को री इंजीनियर करके विकास की राह पर टिका रहा जा सकता है। ये वित्तीय अनुशासन और ऑपरेशनल दक्षता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो इस पूरी बातचीत से निकल कर आता है और जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या है? आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर की वजह से मेडिकल ग्लव्स जैसे सेगमेंट्स में जबरदस्त उछाल दिख रहा है, जिसका फायदा स्थानीय कंपनियों को मिल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जब ये राजनीतिक हवा का रुख अचानक बदल जाएगा, जब अमेरिका और चीन आपस में सुलह कर लेंगे, या जब कच्चे माल की कीमतें फिर से आसमान छूने लगेंगी, तो दुनिया भर की ये जो सप्लाई चेन है और इन स्थानीय कंपनियों के व्यापारिक मॉडल कितने सुरक्षित रह पाएंगे? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। क्या कूटनीति पर टिका मुनाफा लंबी अवधि तक टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मैनेजमेंट को भी रात में जगाए रखता होगा, क्योंकि नीतियां रातों रात बदल सकती हैं। अगर कोई व्यवसाय पूरी तरह से भू राजनीतिक हवाओं पर निर्भर हो जाए, तो उसके लिए जोखिम बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इसे एक कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार से जुड़ी हर संस्था के लिए मायने रखता है। ये सोचने वाली बात है और श्रोताओं के लिए खुद भी इस विषय पर और गहराई से रिसर्च करने का एक अच्छा मौका है। दुनिया का अर्थशास्त्र और राजनीति कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये समझना हमेशा ही बहुत रोमांचक होता है। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।